नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 10 मिनट लेट हूं। वैसे अपनी क्लास 8 बजते ही शुरू हो जाती है, 10 मिनट लेट हूं मैं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी अपन पढ़ लेते हैं बढ़िया तरीके से चौहान वंश को। ठीक है, चौहानों को पढ़ते हैं। कल गुर्जर प्रतिहार पढ़े और सभी जुड़ जाओ एक बार। चलिए, मैं आया उससे पहले 1000 बच्चे इंतजार कर रहे थे। अरे भैया, आप सब भी वास्तव में गजब हो। आप विद्यार्थी, आप जो पढ़ने वाले हो, वो वास्तव में गजब हो। गजब इसलिए हो कि जैसे ही एग्जाम पूरा हुआ, युद्ध काल समाप्त हुआ, तो बाकी चारों तरफ जो है यूट्यूब पे सभी को ये सोचना पड़ रहा है कि अब अगला वीडियो कौन सा दे जिसको विद्यार्थी देखें। तरह तरह के लॉजिक लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की चीजें बताई जा रही है। कोई नई नई वैकेंसियां ढूंढ के ला रहा है, कोई अलग अलग तरीके के जुगाड़ कि किसी भी तरीके से जो है चलना चाहिए। भैया, जो लय बनी हुई थी युद्ध काल में, वो चलनी चाहिए। और अपनी साधारण सी क्लास आ रही है पढ़ने की, उस पे भी आप 2-2, 3-3 हजार लाइव जोड़ रहे हो। क्लास लाइव आने से पहले 1-1 हजार बच्चे इंतजार कर रहे हैं और सोचना ही नहीं पड़ रहा कि भैया अगला क्या बताना है। वरिष्ठ अध्यापक का सिलेबस एनालिसिस करना है, वो मेरे समय से सेट नहीं हो पा रहा है। बताइए, या आप लोग वास्तव में गजब ही हो कि ये चीज बताती है। जब शांति काल में जहां पे विद्यार्थी नजर आते हैं ना, वो चीज बताती है कि वास्तव में वैल्यू क्या चीज होती है और वैल्यू कैसे कमाई जाती है। आप सभी को सैल्यूट है। और अब इस क्लास को अपन शुरू करते हैं, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब देखो अपने को क्या पढ़ना है। ये उपस्थिति वाकई में आप लोगों की काबिले तारीफ है कि ये वास्तव में आप दिन बना देते हो। देखो, अब अपन को क्या पढ़ना है। गुर्जर प्रतिहार अपन ने कल पढ़ लिए हैं, अच्छी तरीके से याद कर लेना। पीडीएफ भी मैंने दे दी है। अब अपन को पढ़ना है चौहान, और चौहानों में न सिर्फ अजमेर के चौहान पढ़ने हैं, बल्कि अपने को सारे चौहान पढ़ने हैं। यानी कि देखो, साकंबरी के चौहान, फिर यहां से शाखाएं बटेगी, फिर अजमेर के चौहान, फिर उसके बाद में आप लोगों को रणथंभौर के चौहान पढ़ने हैं, जालोर के चौहान पढ़ने हैं और हाड़ौती के चौहान पढ़ने हैं। तो ये सारी चीजें पिछली बार चौहान वंश की क्लासें ली थी मैंने, 6 क्लास में पूरा करवाया था, यानी पूरा सप्ताह एक गया था। इस बार 2 क्लास में करवाने वाला हूं। आज अपन साकंबरी के और अजमेर के चौहान पढ़ लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में कल यानी कि सोमवार को आएगी नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अपनी क्लास कैसे आती है, सोम से शुक्र, 2 दिन रिवीजन के लिए है। रिवीजन और पूरे सप्ताह जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब सोमवार को आप लोगों को रणथंभौर, जालोर और हाड़ौती के चौहान में करवाने वाला हूं। आज अजमेर के चौहान याद करके जाओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए अब देखो, उत्पत्ति चौहानों की फिर अपने को अलग से पढ़नी पड़ेगी वापस। राजपूतों की उत्पत्ति एक साथ पढ़ ली, लेकिन चौहानों की उत्पत्ति फिर से अलग तरीके से वापस पढ़नी है। अच्छा, सांबर का नाम सुना है ना? सुना है ना सांबर का? मैंने ही पढ़ा रखा है। वहां से इसकी मतलब चौहानों की उत्पत्ति मानी जाती है और उसे कहा जाता है साकंबरी। साकंबरी के चौहान ये, और सांबर वाला जो क्षेत्र है वही साकंबरी के चौहान कहलाते हैं। और वासुदेव ने स्थापना की थी 551 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 51 याद रखना, 551। ठीक है, चलिए तो क्या पढ़ रहे हैं, चौहान। देखो बेटा, सब पहली चीज जो है, चौहान पहले किसके सामंत थे? तो गुर्जर प्रतिहार जो अपन ने पढ़ा है ना, गुर्जर प्रतिहारों के ये सामंत थे। ये भी चीज पूछी जाती है, गुर्जर प्रतिहारों के। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पहली ही लाइन पे दे दिया मैंने आप लोगों को। अब क्या ध्यान रखोगे कि शांबर वाला जो क्षेत्र है, शांबर वाला जो क्षेत्र है, जिसको क्या कहा जाता है, शाकंबरी कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं, शाकंबरी। यहां से जो है वासुदेव चौहानों के आदि पुरुष कहलाते हैं। वासुदेव ने 551 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की जो है नींव रखी है। चौहान वंश की नींव रखी है। एक एक चीज याद करते हुए चलो। अब फिर वहां से जो है वंश वृक्ष पूरा का पूरा बढ़ता है, छटता है। ठीक है, और उसमें फिर आप लोगों को पूछा जाता है कि भैया फलानी शाखा का संस्थापक कौन था, है ना? ये चीज आप लोगों को पूछते हैं। सबसे मेन मुख्य कौन सी है, शाकंबरी। तो देखो, सांबर या शाकंबरी के चौहान, इनकी उत्पत्ति के संस्थापक कौन थे? तो ये तो याद रह गया आपको, वासुदेव। कौन है, भगवान के नाम से याद रह जाएगा, वासुदेव थे। कौन थे, वासुदेव। फिर आया भैया नाडोल के चौहान। ठीक है, तो नाडोल में ये जो ल है, इसी से ध्यान रखना, लक्ष्मण। ठीक है, इसी से क्या ध्यान रखोगे, लक्ष्मण। ल से ध्यान रखना, ये जो पीछे ल है इससे ध्यान रखना। नाडोल के चौहानों के संस्थापक कौन माने जाते हैं? इनकी शाखा के संस्थापक लक्ष्मण सिंह माने जाते हैं। ठीक है, अजमेर के चौहान, तो यहां तो समस्या आनी नहीं है, क्योंकि यहां तो सीधा का सीधा अजय राज याद रह ही जाएगा।
है ना। अजमेर नाम भी अजय मेरू नाम पड़ा पहले, फिर अजमेर हुआ, है ना, फिर अजमेर हुआ है, तो ये अजय राज के नाम से ही अजमेर हुआ है, अजय मेरू नाम था। फिर देखो जानोर के चौहान, अरे भाई साहब पुराने टावर जितने भी जुड़े हुए हैं सभी को याद है कि अब गुरुजी कहने वाले हैं जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा कीर्ति फैला। क्या कहना है? जा कीर्ति फैला, जा सिमरन जा अपनी कीर्ति फैला, जा कीर्ति फैला। क्या कहना है? जा, ये जा है, इससे याद रखना, जा कीर्ति फैला भैया, कीर्ति पाल, कि तू एक महान शासक। मुहूर्त नैन सिंह ने कहा कि तू एक महान शासक, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। बूंदी, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा। अभी आप लोगों ने गणेश जी की बहुत पूजा अर्चना की है, हम करोगे नहीं भूलगा। और ये त्योहारों में मुझे यही चीज अच्छी नहीं लगती कि त्योहार जब आते हैं तो मतलब मन भूला गणेश है, लेकिन बाद में भूल जिया भाई गणेश जी है, गणेश जी मतलब जो है 6-7 दिन पागल होंगे, उस पंडाल में रुकेंगे रहेंगे, बाद में भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, 12 महीने याद रखो, है ना। बहुदेववाद एक सिद्धांत होता है, हिनोथिज्म बोलते। चलिए जाने दो, थ्योरी अपने जो है क्लास पे आते हैं, कभी और बताऊंगा, क्योंकि इसमें तो भाई ऐसे है कि हम तो दिन रात पढ़ते रहते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चलती है, तो फिर बाद में बताएंगे। चलिए, बूंदी मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि देवा श्री गणेशा इसलिए कहा है कि बूंदी के क्या याद रखना है, बूंदी के अंदर याद रखना है देवा चौहान। क्या याद रखना है? देवा चौहान या देवी सिंह, ठीक है। और देवा इसलिए बताया कि गणेश जी के बूंदी के लड्डू मोदक चढ़ाने हैं, इस तरीके से याद रह जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से याद रह जाएंगे। अच्छा, सिरोही के चौहान, अब कई जनों को जो है गीत की पंक्तियां याद आ रही होगी, जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ रखा है। एक गीत है, पता है, पीलू तेरे भीगे भीगे होठों की शबनम। तो अपने यहाँ पे पीलू वाला नहीं करना, अपने करना सीलू, मैं तो चौहान पढ़ूं तो ये याद कर लूं, सीलू है सीने का मौसम। तो यहाँ पे अपने को क्या ध्यान रखना है? अपने को याद रखना है सीलू, ठीक है। तो सिरोही में लू से क्या याद रखोगे? लुम्बा चौहान। क्या याद रखोगे? लुम्बा चौहान। सिरोही में सीलू याद रखना है, सिरोही के अंदर क्या याद रखना है? सीलू। लुम्बा याद रखना है, ठीक है। और रणथंभौर के अंदर बताइए भैया, रणथंभौर का बहुत पूछा जाता है, गोविंद राज, गोविंद राज, इसको भी याद करवाऊं क्या? रण छोड़ किसे कहते हैं? रण छोड़ किसे कहते हैं? कृष्ण भगवान को कहते हैं। कृष्ण भगवान गोविंद के नाम से जानता, गोविंद कहा जाता है कृष्ण भगवान को, तो रण से याद रखना है गोविंद राज। मुझे बताओ, इसमें से एक भी संस्थापक आप भूल जाओगे क्या? एक भी संस्थापक भूलना संभव है क्या? नहीं। तो याद क्यों नहीं हो रहे थे अब तक? क्योंकि किसी ने इस तरीके से याद कराया नहीं अब तक। तो अब आप लोगों के ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी है, जीके बहुत सरल है, जीके को जीना है अपने को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, है ना। चलिए लो भाई, आगे बढ़ाना, ओके, ठीक ठाक, आगे बढ़ा, ओके। अब यही चीज अपन ने दे रखी है अपनी वन लाइनर के अंदर, है ना, पूरा का पूरा वंश वृक्ष दे रखा है, ठीक है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, दिल थाम के इंतजार करो, इस बार आप लोगों को डिटेल वॉल्यूम देने वाले हैं। एक अभी मैं जैसे कि हिस्ट्री की अभी 1-2 दिन पहले मैं प्रूफ रीडिंग कर रहा था, अब तो प्रिंट पे भेज दिया उसको, तो मेरी इच्छा हुई थी कि एक बार इनको कंटेंट बताया जाए, पर मैं हम सस्पेंस ही रखा, जनदेवा नहीं। अभी तक आप लोगों ने मेरी वन लाइनर पढ़ी है, डिटेल वॉल्यूम भी दी है मैंने, गाइड भी दी है, लेकिन अधिकांश बच्चों ने मेरी वन लाइनर पढ़ी है। अब बेटा तुम डिटेल पढ़ोगे और फिर पता चलेगा कि यदि जीजीडी के यहां से डिटेल की भी यदि कोई पुस्तक आ रही है तो कैसे धूम मचाती है और उसके अंदर किस कदर से मेहनत की जाती है, वो अब आप लोग आने वाली पुस्तकों में देखोगे। फर्स्ट ग्रेड के 7 वॉल्यूम तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, सारे के सारे आने वाले हैं और आने अब शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन में। इंतजार करो, तेल देखो, तेल की धार देखो, मजा आने वाला है अब आप लोगों को, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सांबर शाकंभरी के, याद रह जाएगा ना, संस्थापक वासुदेव, काल 551। फिर इनसे देखो 2 शाखाएं बटी हैं, इनसे एक तो नाडोल के चौहान और एक अजमेर के चौहान, ठीक है। तो नाडोल के चौहान में याद कर लिया अपन ने लक्ष्मण सिंह, और अजमेर के चौहान में याद कर लिया अपन ने अजय राज। 1113 देखो 3 बार 1 है,
देखो 3 बार 1 है, ऐसे याद रखना, 3 बार 1 है, 1 1 1 3। अब नाडोल के चौहान से 2 शाखाएं निकलती है, एक तो जालोर के चौहान और एक बूंदी के चौहान। जालोर के चौहान के संस्थापक कीर्तिपाल और बूंदी के चौहान के संस्थापक देवा चौहान, ठीक है। और जालोर के चौहान से ही फिर शाखा निकलती है आगे सिरोही के चौहान, जिसके संस्थापक लूमा थे, और बूंदी से निकलती कोटा के चौहान, जिसके संस्थापक माधो सिंह, और अजमेर से फिर गोविंदराज, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र होते हैं ये गोविंदराज, आगे जाकर जो है ये शाखा की स्थापना करते हैं। इसको बोला जाता है पूरी पूरी वंशावली, वंश क्रम बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, वंश क्रम बोल देंगे ये। आज की ही इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए सारे के सारे शासकों के पाइपों के नाम लेके आया हूं मैं इसमें, ठीक है। पाइपों के नाम है, ऑथेंटिक पुस्तक, ऑथेंटिक सोर्स से लाया हूं। इसमें थोड़े से दिखेंगे कम, लेकिन मैंने शामिल इसलिए किया कि पीडीएफ शेयर करेंगे ना, तो आपके पास में ये चीज जानकारी जो है रह जाएगी। सारे के सारे पाइपे याद करने जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान होना चाहिए कि भाई पाइपो एड हो, ठीक है। तो ये चीज स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलिए, क्या स्क्रीन सही नहीं आ रही? अच्छा, सोना कुमारी कह रही स्क्रीन सही नहीं आ रही, फिर कर लो चेंज मोबाइल। आईफोन 17 प्रो आया है, बढ़िया, चेंज कर लो, बढ़िया। क्या काम कौन, ये तो स्क्रीन तो ये सही है, सही नहीं आ रही तो चेंज करो मोबाइल, बस नया अवसर मिलेगा चेंज करने का भी। क्या, हाँ, मौका मिल गया चेंज करने का। ले, अब चौहानों की उत्पत्ति संबंधी मत भी आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। अब राजपूतों की उत्पत्ति जो पढ़ी है उनसे रिलेटेड ही यहाँ पे भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। दांत मत काढ़ो, छोरा पढ़ो चुपचाप। अग्निकुंड सिद्धांत, पृथ्वीराज रासो, मोहनोत्नयन से सूर्यमल मिश्रण, कल पढ़ा था अपन ने, पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, किराड़ू अभिलेख, और क्या पढ़ा था, किराड़ू अभिलेख, किराड़ू अभिलेख। अच्छा, एक जो है ना यहाँ पे ये भी साक्ष्य मिलता है कि सुंदा माता अभिलेख जो है सुंदा अभिलेख है ना, सुंदा अभिलेख। सुंदा अभिलेख में ये ध्यान रखना, गुरु वशिष्ठ की आंख से उत्पन्न बताया गया है इन्हें, स्पेशल चौहान गुरु वशिष्ठ की आंख से उत्पन्न, ये स्पेशल सुंदा अभिलेख के अंदर। सूर्यवंशी, पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो, ठीक है। हम्मीर रासो किसकी रचना थी, जोधराज की। चंद्रवंशी, हांसी शिलालेख, इसमें देखो चंद्रवंशी को अलग से लिखा है अपन ने, उसमें शामिल था, यहाँ पे चंद्रवंशी अलग से लिखना है। चंद्र बिंदु देखो लगा हुआ है, तो हांसी शिलालेख याद रह जाएगा। आबू का अचलेश्वर शिलालेख भी आप लोगों को ध्यान रखना है। विदेशी या शख्सियत, तो इसमें कन्नन जेम्स टॉड तो आएंगे ही, और ये विदेशी है तो फिर ये समर्थन करेंगे, वीए स्मिथ और क्रुक। ब्राह्मण वंशीय, कायम खानी रासो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिजोलिया शिलालेख, वत्स गोत्रीय विप्र कहते हैं, है ना, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा, शर्मा जी तो कहेंगे। और इंद्रवंशी, ये आप लोगों के लिए नया इसमें, तो रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख ये कहता है इंद्रवंशी। तो चौहानों से रिलेटेड आप लोगों को यदि पूछ लेंगे कोई भी उठाकर, एग्जामिनर के आजकल भरोसे नहीं है, कहीं से भी उठाकर प्रश्न पूछ ले, तो चौहानों से रिलेटेड जो भी आप लोगों को उत्पत्ति संबंधी मत पूछेंगे तो वो यहां से आप सही करके आओगे, ठीक है, सही करके आओगे। किस किस की अटक रही क्लास, मेरे नजरों में तो नहीं अटक रही। बताओ बेटा कमेंट करके, सही चल रही है कि अटक रही है, कि एक ही टावर है इसके अटक रही है, और इसके खुद के नेटवर्क में समस्या होगी, तो फिर ये खुद के नेटवर्क को नहीं सुधारना चाहते। अपने आजकल सबसे बड़ी समस्या यही, अपने यहाँ पे कोई गलती है अपन उसको सुधारना ही नहीं चाहते, अगले की होगी, हमारी गलती थोड़ी हो सकती है। मैं भी तो ऐसे ही कह रहा हूं ना, मेरे गलती थोड़ी हो सकती है, तुम्हारी होगी। तो वहां से विद्यार्थी भी अपने कैसी गलती, फुल नेटवर्क बता रहा है, डंडे फुल बता रहे हैं, मोबाइल बढ़िया है, नया है। अब ये ध्यान नहीं कि मोबाइल के अंदर कई सारी एक्सेस चीजें होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो अपन ये नहीं सोचते कि भाई बाकियों के कैसे चल रही, 3000 बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, इनके कैसे चल रही है, मेरी अटक रही, मैं कमेंट पे कमेंट किए जा रहा हूँ, क्लास अटक रही है गुरुजी क्लास। अरे अटक रही तो बंद करके वापस चालू कर दे, हो सकता है नेटवर्क मिस हुआ होगा। तो अपने लेवल पे प्रयास करने होते हैं, यहाँ सिलेक्शन नहीं है। ये देखो सारे दुनिया भर के कमेंट ये है कि नहीं अटक रही। चलो टाप रहा हूं, देखो अब ये जो है ना, ये है प्रारंभिक शासक। जैसे कि अपन ने कल गुर्जर प्रतिहार के अंदर प्रारंभिक शासक पढ़े थे, और विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि प्रारंभिक शासकों में यही समझ नहीं आता कि पढ़ना किसे और छोड़ना किसे। ये स्लाइड आप लोग याद करके चले जाना, इसमें से सवाल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें से सवाल बाहर नहीं जाएगा। मैं जो जैसे समझा रहा हूं वैसे समझ लो,
तो याद हो जाएगी चीजें, है ना। और फिर बाद में क्या होगा, क्या होगी कंडीशन, 4/25। ठीक, देखिए वासुदेव चौहानों के आदिपुरुष सांबर के पास वंश की स्थापना की और अहिछत्रपुर को राजधानी बनाया। अब अहिछत्रपुर वाला क्षेत्र कौन सा कहलाता है, ये नागौर वाला क्षेत्र है। ये नागौर वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है अहिछत्रपुर। ठीक है, क्या कहते हैं, अहिछत्रपुर। बिजोलिया शिलालेख से जानकारी मिलती है, और बिजोलिया शिलालेख बार बार आए तो यहां पे याद कर लेना, वत्स गोत्रीय विप्र, वत्स गोत्रीय विप्र। अब विप्र का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण, और वत्स गोत्र के हैं, है ना। तो इसीलिए जो है बिजोलिया शिलालेख किस मत का समर्थन करता है, बिजोलिया शिलालेख करता है शर्माजी वाले मत का। शर्माजी यानी ब्राह्मण देवताए नमः, ठीक है, कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई। तो वत्स गोत्रीय विप्र नाम से ही एक बार सवाल पूछा गया था, फिर से पूछा जाएगा, ठाए याद कर लेना। फिर देखो, ध्यान रखो, मैंने वही शासक इसमें लिए हैं। अगर आप वंशावली देखना चाहोगे तो देखो इतनी बड़ी वंशावली है, आप लोगों को मक्खी मच्छर के जैसे नाम दिख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। नहीं दिखेंगे, क्लियर, मैं खुद ही कह देता हूं। आप लोग कमेंट करके बताओगे गुरुजी नहीं दिखे, पहला मैं कह दूं। वंशावली देखोगे तो इतने सारे हैं, आप देखोगे ना, गुरुजी ये तो गजब हो गया, क्या इतने, मतलब इसको अभी मैं समझाता हूं। तो इनमें से जो चीज एग्जाम में पूछी जाती है वो आपके इस स्लाइड पे आ चुकी है, ठीक है, वो इस स्लाइड पे आ चुकी है। तो सबसे पहले दुर्लभ जानकारी याद रखो, दुर्लभ राज से क्या जानकारी याद रखो, दुर्लभ जानकारी यह है कि इनके समय पहली बार मुसलमानों ने आक्रमण किया। इनके समय पहली बार मुसलमानों ने आक्रमण किया। चौहान वंश के कौन से शासक के समय पहली बार मुसलमानों का आक्रमण हुआ, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाना है दुर्लभ राज से, ठीक है। तो ये दुर्लभ जानकारी है भैया, याद रख लेना, पहली बार मुसलमानों का आक्रमण दुर्लभ राज प्रथम के समय हुआ है। फिर इसके बाद में ध्यान रखो, गुवक प्रथम पहली बार स्वतंत्र शासक बन गया है। गुवक प्रथम, देखो गुवक ऐसे लिखना, गो कि जाओ, गो यानी जाओ, स्वतंत्र हो तुम, क्या जाओ तुम स्वतंत्र हो। गुवक में क्या याद रखोगे, गो जाओ स्वतंत्र हो। तो गुवक के समय क्या ध्यान रखोगे, पहली बार ये स्वतंत्र शासक हुआ है, यानी कि इससे पहले क्या थे, ये सामंत थे। किसके सामंत थे, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। और गुवक को कहा गो, जी ले अपनी जिंदगी भैया, ठीक है। तो यहां से याद रखना, स्वतंत्र शासक गुवक प्रथम, नहीं भूलोगे, मैं कह रहा हूं नहीं भूलने हो। सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो भी गुवक के समय ही हुआ है, गुवक प्रथम के समय हुआ है। दो जानकारी ध्यान रखनी है गुवक प्रथम के समय, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। एक तो क्या कि गुर्जर प्रतिहारों ने कहा कि गो जाइए जी लीजिए अपनी जिंदगी, और दूसरी चीज इन्होंने जाते जाते जो है सीकर में हर्षनाथ का मंदिर बना दिया, सीकर में हर्षनाथ का मंदिर बना दिया। हो जाएगी याद, ठीक है। आइए आप चंदन राज जी पे। चंदन राज, इनकी पत्नी रुद्राणी, रुद्राणी शब्द में ही ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी शिव भक्त हो, नाम से लगता है ना। रुद्र शब्द किससे जुड़ा हुआ है, महादेव से जुड़ा हुआ है भैया, किससे जुड़ा हुआ है, महादेव जी से, शिव जी से जुड़ा है। तो इनकी पत्नी जो है रुद्राणी, जिसका नाम आत्म प्रभावी था, क्या नाम था, आत्म प्रभावी था। अब मान लो रुद्राणी नहीं आयो ना आत्म प्रभा आए गयो, तो आजकल का टाबर बहुत मतलब खतरनाक है। खतरनाक क्या है कि भले दुनिया भर की जानकारी दे दो, उनको 90% प्रश्न दे दो कि हाँ ये 90% बनेंगे, लेकिन जो 10% नहीं आए उन्हीं को वो दिमाग लगा दे, गुरुजी वो क्यों नहीं आए, अरे वो तो मैं पहले ही कह रही हूँ ना 90% दूं मैं। एग्जाम में बनने वाले 90% प्रश्नों की जवाबदारी जिम्मेदारी अपनी, 10% 5 से 10% नए बनते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं होता। उन 90% में से आप लोग 70% भी याद कर लोगे, 80% भी याद कर लोगे, आप लोगों का सिलेक्शन है। दिमाग इस तरफ दौड़ाना है, ठीक है। और 100% की तरफ अपन भागेंगे तो इतना कंटेंट है दुनिया में, है ना, इतना कंटेंट है कि अपन पूरी जिंदगी नहीं पढ़ सकते। तो इसी को कहा जाता है स्मार्ट हिस्ट्री। देखो क्या ध्यान रखना है, रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर तट पर 1000 दीप प्रज्वलित करती थी, प्रतिदिन करती थी, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन करती थी। और बहुत बड़ी शिव भक्त थी ये, क्या ध्यान रखोगे, ये रुद्राणी जो है बहुत बड़ी शिव भक्त थी, महादेव की पुजारन शिव भक्त थी, बहुत बड़ी, ठीक है। चंदन राज की पत्नी आत्मप्रभा रुद्राणी इसका नाम था, ठीक है। फिर ध्यान रखो सिंहराज, अब कैसा नाम है, सिंहराज, क्या सिंह यानी कि शेर, राजा, शेर कौन होता है, राजा, ठीक है, सिंहराज।
तो जैसे ये सिंह राज आते ही ध्यान रखना महाराजाधि राज की उपाधि धारण की। क्या ध्यान रखना है? महाराजाधि राज की उपाधि धारण की है सिंह राज ने। किसने किया? सिंह राज ने। फिर विग्रह राज द्वितीय याद करो, चालुक्य मूल राज प्रथम को हराया। देखो चालुक्यों की, चालुक्य यानी सोलंकी, चालुक्यों का शासन था गुजरात में, चालुक्यों की और चौहानों की ऐसे 36 का आंकड़ा चलता था। इनके क्या है? 36 का आंकड़ा चलता था, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखो कि महाराजाधि राज की उपाधि तो सिंह राज में, और विग्रह राज द्वितीय के अंदर याद रखना है चालुक्य मूल राज प्रथम को हराया था, और बड़ौच के अंदर आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया। आशापुरा माता जो है चौहानों की कुल देवी है, चौहानों की कुल देवी है। फिर आओ गोविंद राज तृतीय पे, यहीं से पूछेंगे। वेरी गट की उपाधि धारण की है इन्होंने। इन्होंने क्या किया है? वेरी गट यानी कि शत्रु संहारक, शत्रु संहारक वेरी गट की उपाधि धारण की है गोविंद राज तृतीय ने। और जी से ही याद रखो, जी से ही याद रखो, गजनी के शासक का विरोध किया है। गजनी के शासक यानी गजनी यानी कि अरब शासक, ठीक है। तो अरबों का सबसे पहले विरोध करने वाला कौन था? ये था गोविंद राज तृतीय। कौन था? गोविंद राज तृतीय था। वाकपति राज द्वितीय, इसके पुत्र ने नाडोल वंश की नींव डाली, यानी कि इनके पुत्र का नाम क्या हो गया? लक्ष्मण। इनके पुत्र ने नाडोल वंश की नींव डाली है। और फिर याद रखो पृथ्वीराज प्रथम, इन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। सिंहराज ने तो की है महाराजाधिराज की, और इन्होंने की है परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है। और पुष्कर में जो 700 चालुक्य आए थे, पुष्कर झील के यहाँ पे, उनको मौत के घाट उतारा है। किसने? पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा था। ये जानकारी आप लोगों को यहां से ध्यान रखनी है। इसी तरीके से एग्जाम में पूछी जा रही है, इसी तरीके से एग्जाम में पूछी जा रही है। तो ये वो कंक्लूजन है, ये वो निचोड़ है जो आप लोगों को मतलब बहुत सारे अथाह कंटेंट में से एग्जाम में बनने लायक सवाल मैंने आप लोगों को दे दिए हैं प्रारंभिक शासकों के अंदर। अब जैसे डिटेल में तो आप जैसे अजय राज को पढ़ेंगे थोड़ी सी डिटेल, अर्णोराज को पढ़ेंगे थोड़ी सी डिटेल, फिर विग्रहराज चतुर्थ को पढ़ेंगे, फिर पृथ्वीराज को पढ़ेंगे। इनको डिटेल में अपन पढ़ने ही वाले हैं। लेकिन ये जो है ना, इनमें से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो सारी की सारी आपको दे दी, मुख जबानी याद हो जानी चाहिए। और आदि मतलब 70% इस बोर्ड पे से मैंने आप लोगों को याद करवा दिया है। आप लोगों के हिस्से का काम सिर्फ 30% बचा है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। सेकंड ग्रेड की भी तैयार हो रही है पुस्तकें, फर्स्ट ग्रेड की भी हो रही है। टेलीग्राम से जुड़े रहो, सारी जानकारी आपको वहां पे देते रहेंगे, ठीक है। कुछ भी पूछना नहीं है, ऑटोमेटिक जैसे जो चीज हो जाएगी अपने आप जानकारी मिलेगी, है ना, अपने आप जानकारी मिलेगी, कहीं नहीं पूछना है। पूछने से कहीं मतलब जैसे ही तैयार होगी तो मैं सबसे पहला काम यही करूंगा कि आप लोगों को जानकारी देनी है, ठीक है। उसके अलावा कहीं कोई पूछने की जरूरत नहीं है। अब कोई फिक्स चीज हो ना, तो मैं मेरे पास में जैसे ही मतलब फिक्स चीज मुझे पता है कि इस समय आएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके पहले भले चाहे कितने ही पूछोगे, कॉपी पेस्ट ऊपर जाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। देखो अब ये है वंशावली। अब इसमें क्या है, इस वंशावली में ध्यान रखना है, ये जब आप पढ़ोगे तब ध्यान रखना है, ये क्या है, चौहानों की वंशावली है, ठीक है। वंश वृक्ष कह सकते हो, वंशावली कह सकते हो। अब इसमें मतलब सारे आ गए, ठीक है, इसमें सारे आ गए। अब इसमें क्या करना है, इसमें जालोर के, रणथंभौर के सभी आ गए। इसमें क्या करना है आप लोगों को, जब मैं पीडीएफ शेयर करूं आप लोगों को देखनी हो एकदम व्यवस्थित तरीके से कि कैसे क्या है। तो जैसे जैसे किसी के नीचे ऐसे लाइन की हुई है, ऐसे जैसे यहां तो नाम है और ऐसे लाइन की हुई है, फिर यहाँ पे नाम है, तो ये इस व्यक्ति का पुत्र है। और ऐसे पास में लाइन है और फिर नाम है, तो यानी इसका भाई है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। ये अभी दिखेगा नहीं, ऐसा मत समझना गुरु जी दिख नहीं रहा है, मैं खुद भी कह रहा हूं नहीं दिखेगा, मुझे दिख रहा है, मैं पढ़ सकता हूं इसको, जैसे कि ये चंदन राज है, फिर वाकपति राज है, सिंह राज, वत्सराज, लक्ष्मण, ठीक है। तो ये मैं पढ़ सकता हूं, आपको नहीं दिखेगा। तो मैं आप लोगों को जो पीडीएफ शेयर करूंगा ना, जब जब आप लोगों को दिखेगा, तो इसमें क्या है, आप लोगों के पूरा का पूरा वंश वृक्ष आ गया, ठीक है, वंश वृक्ष आ गया इसमें। तो ये इसका तो स्क्रीनशॉट लेने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जब देखोगे तब पता चलेगा कि अच्छा ये सारे शासक इस तरीके से हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है गोविंद राज रणथंभौर, फिर यहाँ से आगे जैसे कि यहाँ बालन है, फिर मेर और रावत है इनके भाई, फिर यहाँ पे प्रहलादन वीर, फिर बागवट, वीर नारायण, जैत्र सिंह, फिर हमीर, इस तरीके से। तो समझ में आ जाएगी चीज आप लोगों को। ये रेयर चीज है जो मैंने इसमें शामिल की है, ये आप लोगों को
वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, कई बच्चों को एचडी पे करके देख रहे होंगे तो दिख भी रहा होगा, बता रहे हैं कि दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो आते हैं अपन अजमेर के चौहान। अब यहां पे आप हेडिंग डाल सकते हो अजमेर के चौहान। इतने समय अपन जो देख रहे थे वो शाकंभरी के चौहान ही थे, है ना, वो शाकंभरी के ही चौहान थे। और अब अपन देखेंगे अजमेर के चौहान। अब अजमेर के चौहानों में क्या है, सबसे पहले पढ़ना है अजय राज। सबसे पहले जिसके नाम से अजमेर की स्थापना हुई, अजय राज, है ना। तो अजय राज ध्यान रखना है अपने को। शासनकाल यदि देखें 1105 से 1133 है, लेकिन अजमेर को स्पेशली बसाया कब है, 1113 के अंदर। ठीक है, तो देखो अजमेर की चौहान शाखा के संस्थापक पहली ही लाइन है, अजमेर नगर को बसाया है। ठीक है, यहां लिखना चाहो तो 111 और 3। फिर अजय देव और अजय प्रिय दम्मस लिखे हुए सिक्के जारी किए। अब देखो मैंने आप लोगों के लिए इस क्लास में मेहनत बहुत सारी की है। अब आप लोगों के लिए लास्ट स्लाइड पे मैं यदि लेके जाऊंगा आपको, ये भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। अब इसमें क्या है, ये चौहान वंश के सिक्के हैं। ये जैसे कि ये पृथ्वीराज चौहान के समय के सिक्के हैं, और ऐसी इमेज लाया हूं जिसमें देखो इस पे लिखे हुए अक्षर है, इनके नीचे इंग्लिश के अक्षर से बताया गया कि ये क्या लिखा हुआ होगा, कि ये असावारी शाम समानता देवा, इस तरीके से लिखा हुआ है। यह आकृति किसकी होगी, तो ये ऐसे सिक्के चलाए हैं अजमेर के चौहान विग्रहराज चतुर्थ के काल में। ये सिक्के चले हैं जिसमें धनुषबारी राम है और देवनागरी में श्री राम लिखा है, पीछे देवनागरी में श्रीमद विग्रहराज देव लिखा है, नीचे तारा और चंद्रमा के चिन्ह है। नेक्स्ट लेवल मैंने आप लोगों को कहा था कि जहां पे एग्जामिनर सोच सकता है कि अब नेक्स्ट लेवल सवाल क्या पूछा जाए, कि विग्रहराज चतुर्थ के सिक्कों पर क्या दिया हुआ है वो पूछा जाए, तो अपने पहले ही उसकी व्यवस्था कर रखी है। सावधान एग्जामिनर, हमारे यहाँ के बच्चों को आप जो है एग्जाम से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे आपसे ज्यादा मेहनत की जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के भैया, हाँ बताओ भाई, क्या पेड कोर्स में मेहनत कर रही आई थी, है करेंगे भाई साहब, पूरा पूरा दिन चला जाता है इन ऑथेंटिक चीजों को कलेक्ट करने में, है ना। तो ये चीजें हैं जो इस क्लास में ही मिल पाएगी। ठीक है, अब देखिए अजय देव और अजय प्रिय ब्रह्मस लिखे हुए चांदी के सिक्के चलाए हैं भाई। क्या याद रखोगे, चांदी ही चांदी कर दी इन्होंने, तो भाई कहते हैं ना चांदी ही चांदी। तो अजमेर का वह शासक जिसने चांदी ही चांदी कर दी वो अजय राज था, यानी चांदी के सिक्के चलाए हैं। और इनकी एक रानी थी सोमलवती, सोमलवती के नाम के भी सिक्के चलाए हैं। सिक्के चलाने का जिक्र हो रहा है तो फिर बाद में सोमलवती याद रखना। ठीक है, क्या याद रखोगे, चांदी और सोना दोनों याद रख लो। ठीक है, चांदी और सोना दोनों याद रख लो, चांदी और सोना दोनों याद रख लो भाई। सोने से याद रखना सोमलवती, ऐसा ही मिलता जुलता नाम है ना सोमलवती। तो इनकी रानी थी और चांदी के सिक्के चलाए हैं, सोमलवती के नाम के भी चलाए हैं। और अजमेर में अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया है, अजय मेरू दुर्ग का निर्माण भी करवाया। अब आप लोग कहोगे गुरुजी तारागढ़, तो तारागढ़ किले का निर्माण जो है वो मतलब अजय मेरू पहले से स्थित था, तारागढ़ बनवाया है पृथ्वीराज ने। कौन से पृथ्वीराज ने बनवाया बताइए, पृथ्वीराज सिसोदिया ने बनवाया है। किसने बनवाया है, पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के लिए बनवाया था, इसलिए उसका नाम तारागढ़ है। ठीक है, इसलिए हाँ 3000 से ऊपर लाइव चल रहे हैं भैया। किसी को भ्रम हो जाएगा कि एग्जाम बिल्कुल पास आ गए क्या, ये 3-3000 लाइव कैसे जुड़ रहे हैं, नहीं नहीं, ये लाइव इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि बच्चों को वैल्यू पता चल गई है कि भैया वैल्यू क्या चीज होती है और पढ़ने का समय कौन सा है। ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, ये हुई ना बात। अब अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि अकाल क्यों वीडियो बनावा के टापर देख किसी वैकेंसी बतावा कि कोई रणनीति बता दिया कि कोई कितने घंटे पढ़ा जाए ऐसे बता दे कि क्या करें। इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, पूरे दिन क्लास पे मेहनत में ही चला जाता है, क्लास पे बुक्स पे आप लोगों के लिए विभिन्न प्रयासों पे, मजा आता है वास्तव में फिर पढ़ाने का भी। देखो फिर याद रखो भैया अर्णोराज, अर्णोराज से इस बार बड़े मस्त प्रश्न पूछे गए। 1133 से 1155 टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या है, 1133 से 1155। अजय राज के बाद शासक बना, ये तो याद रह जाएगा कि गुरुजी ने जैसे अजय राज पढ़ाया उसके बाद में स्लाइड में सीधा अर्णोराज आ गया, तो अर्णोराज अजय राज के बाद में शासक बनता है। ठीक है, टाइम पीरियड से भी पता चल जाएगा। यहां पे आएगा भैया आप लोगों के ट्विस्ट। चालुक्य जय सिंह सिद्धराज से संघर्ष के पश्चात जय सिंह की पुत्री, अब ये जय सिंह सिद्धराज है ना, इस जय सिंह सिद्धराज ये गुजरात का शासक था, चालुक्य यानी सोलंकी। चालुक्य जहां जहां लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सोलंकी। ठीक है,
ये जयसिंह सिद्धराज इनकी उपाधि थी, सिद्धराज इनकी उपाधि थी। किसी को गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश पढ़ने हो तो वो भी मैंने पढ़ा रखे हैं, वो भी मैंने राजपूत काल में इसी चैनल पे पढ़ा रखे हैं, आप लोग सर्च करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये सिद्धराज जो है इसी सिद्धराज उपाधि के नाम से एक शहर बसाया है सिद्धपुर, गुजरात का एक शहर है सिद्धपुर। तो ये क्या, इनसे संघर्ष के पश्चात जय सिंह की पुत्री जो है कांचन देवी से अर्नोराज ने विवाह किया। देखो कांचन देवी से विवाह किया है ना। कांचन देवी का भाई था कुमारपाल, ठीक है, कांचन देवी का भाई था कुमारपाल। अब हुआ क्या, कांचन देवी और अर्नोराज एक बार खेल रहे थे चौपड़। देखो एक ज्ञान की बात बता रहा हूं, मियां बीवी कभी कोई गेम है नहीं है, चौपड़ शतरंज वगैरह साथ में खेलना ही नहीं सीखे। हिम बवाल हो लड़े हो हकीकत बात है, अर्नोराज उस टाइम होगी। तो ये क्या है कि चौपड़ खेल रहे थे और बात में ऐसे जिक्र चल गया क्या भाई लुगाई हमेशा कहे कि मेरा पीरिया श्रेष्ठ है, आदमी कहे कि पीरिया हूं मैं, हल्लो श्रेष्ठ हूं। तो यही चक्कर में होगी लड़ाई। कांचन देवी कहो कि मेरे भाई आपसे शक्तिशाली है, चौपड़ में मुझे क्या हराते हैं, वो आपको हरा देंगे, अर्नोराज के नहीं हरा सके, अर्नोराज के नहीं हरा सके। इस चक्कर में हो गई लड़ाई डायरेक्ट। आजकल आपने ध्यान है व्हाट्सएप फोन सीधा ही चेप दे, डायरेक्ट कह दियो कुमारपाल के भाई आपके जो है जीजा जी ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है सेनापति करो सेना तैयार। इस चक्कर में हो गई लड़ाई। तो कुमारपाल से भी बाद में जो है लड़ाई हुई, कुमारपाल से भी बाद में लड़ाई हुई है, इनकी संघर्ष हुआ है, ये पूछा जाता है। और अर्नोराज में एक और पूछते हैं, ये इस बार बना था प्रश्न, मालवा के नरवर्मा को हराया, मालवा के नरवर्मा को पराजित किया था अर्नोराज ने, पराजित किया था, ये भी ध्यान रखना, ये भी चीज पूछी जाती है। तो ये याद रखो, जयसिंह सिद्धराज से भी हुई है लड़ाई और कुमारपाल से भी हुई है, कुमारपाल भी चालुक्य है ना, जयसिंह सिद्धराज के बाद कुमारपाल ही बना था शासक। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है। फिर बाद में जो है इनकी पुत्री का विवाह कुमारपाल से करना पड़ गया था इनको, ऐसे ही हो गई थी चीज। चंद्रा नदी को रोककर आना सागर झील बनाई। अब क्या चंद्रा नदी को रोककर आना सागर झील बनाई, ये आना सागर झील जो है तुर्कों का संहार किया था इन्होंने, तुर्कों के मांस के टुकड़े लोथड़े पड़े थे, यहाँ मांस के टुकड़े और लोथड़े पड़े थे, उनको धोने के लिए या हटाने के लिए कह सकते हो, धोने के लिए या हटाने के लिए चंद्रा नदी को रोककर जो है आना सागर झील का निर्माण करवाया। पुष्कर में 12 मंदिर और वराह मंदिर का निर्माण करवाया है। पुष्कर के अंदर 12 मंदिर है, वो भी निर्माण करवाया और वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया है अर्नोराज ने। अर्नोराज के अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अजय राज ने भी नरवर्मा को हराया था क्या? अजय राज ने भी संघर्ष किया था, लेकिन हराने के अंदर आप लोगों को पूछेंगे मालवा के नरवर्मा को, आप लोगों को ध्यान रखना है अर्नोराज, क्योंकि ये प्रश्न बन चुका है, हाल ही में बना था ये प्रश्न, स्पेशली मालवा के नरवर्मा को किसने हराया? अर्नोराज ने, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो डालो, विशलदेव या विग्रहराज चतुर्थ एक ही बात है, ठीक है। या तो आज विशलदेव विशलदेव राष्ट्र नरपति नाल लिखी, वो भी इन माते लिखी है ना। हाँ, तो ये विशलदेव कह दो या विग्रहराज चतुर्थ कह दो, एक ही बात है, पहले तो ये क्लियर कर लेना, है ना। सबसे शक्तिशाली शासक था चौहानों का, ये स्वर्ण काल कहा जाता है इनके काल को। अब बताइए स्वर्ण काल कहा जाता है, और अपन जो है बचपन में अपन को पृथ्वीराज चौहान ही पढ़ाया, तो अपने दिमाग में पृथ्वीराज चौहान ही रहा। स्वर्ण काल इनके काम का, पृथ्वीराज चौहान का काल का स्वर्ण काल क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान देखो, एक तो अल्प आयु में शासक बन जाते हैं, दूसरी बात कि उन्होंने संघर्ष बहुत किया, और तराइन के जो युद्ध हुए हैं दोनों, उसके बाद में मतलब फिर उन्होंने इतना मतलब स्थापत्य कला इन पे जो है ध्यान नहीं दे पाए। विग्रहराज चतुर्थ ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए चौहानों का स्वर्ण काल विग्रहराज चतुर्थ का काल कहलाता है। देखो टापरो, पितृ हंता शासक यानी कि अर्नोराज की हत्या की थी जगदेव ने। अर्नोराज की हत्या किसने की थी? जगदेव ने, या जगदेव ने, ध्यान रखना, अर्नोराज की हत्या की, और इसी कारण चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चौहानों का पितृहंता। अब देखो मैं थोड़ा सा स्पीड से लिख रहा हूं, ये आप लोगों को ऐसा तो है नहीं कि लिखावट समझ नहीं आ रही होगी, लिखावट समझ में आ जाएगी। अब यूं है
कि मैं जमा जमा के भी लिख सकता हूं ऐसे कि चौहानों का पित्र, है ना, ऐसे। लेकिन उसमें क्या होगा, फ्लो टूट जाता है और समय बहुत लगता है। जमा के लिख सकते हैं, जमा के लिखने के लिए जो है ये एक पेन आती है, इससे और भी यूं बढ़िया तरीके से जो है जमा के लिख सकते हैं। ये तो जैसे पेन बड़ी कर रखी है तो यूं आराम से, इससे क्या है राइटिंग ऑटोमेटिक जो है सही आती है। तो ये हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों को राइटिंग वाइटिंग का कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। और यूं भी कह सकोगे हमारे गुरुजी की राइटिंग खराब है, कह दो भले, की कौन। मेरा उद्देश्य याद कराना है और सिलेक्शन कराना है, राइटिंग जमवाना नहीं है। मेरे वैसे भी बचपन में बहुत डांट और मार पड़ी है राइटिंग लिखावट के लिए, तो की कौन हाल भी एक दो जगह कह दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर काम क्या है, सीधो सट याद कराना, ठीक है। अरे बचपन में मैडम शिकायत कर देती मम्मी ने, आपके ये जो बच्चा है ऐसा लिखता है राइटिंग। मम्मी कहे क्या करेगा तू बड़ा होके। आज कहता हूं देखो क्या कर रहा हूं मैं, देख लो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, अनुराग की हत्या वगैरह ऐसा ऐसा भी नहीं लिखता हूं कि समझ में नहीं आए, है ना। तो यहाँ पे कंटेंट पे ध्यान दो भैया, है ठीक है। ऐसे मत पूछ लेना कि सर 8 बजे वाली क्लास कितने बजे आएगी। हाँ भाई सामने देख के तो बात कर, 8 बजे वाली क्लास कितने बजे आएगी, ऐसे मत पूछ लेना। कई जने पूछते हैं, आते कमेंट आ जाते हैं मेरे पास, सर ये 8 बजे वाली क्लास कितने बजे आएगी। अरे भैया दिमाग विमाग पेचकस इसका सब ठीक है कि नहीं है, 8 बजे आएगी। अरे पूछना तो पड़ेगा ना भाई। ऐसे कई जने मुझे मिलते हैं आजकल ऐसे, बताइए। देखो तो यह ध्यान रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कटिबंधु और कवि बांधव के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। कटिबंधु और कवि बांधव के नाम से इन्हें जाना जाता है। इस बात की गारंटी है कि मैं तुम्हें बोर तो नहीं होने दूंगा पढ़ने में, जीके के अंदर बोर नहीं होने दूंगा, ठीक है। इसलिए 8 बजे वाली क्लास का इंतजार करते हैं विद्यार्थी, ठीक है। क्या याद रखोगे, कटिबंधु और कवि बांधव, मैंने पहले ही बताया स्वर्ण काल है, ठीक है, स्वर्ण काल है। तो यहां से कटिबंधु और कवि बांधव याद रखना ही है आप लोगों को, है ना। कवि बंधु, और ये कटिबंधु का मतलब कवि बंधु भी है, यानी कि कवियों को आश्रय दिया, इन्होंने कवियों को आश्रय दिया है। चलिए भैया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो सपाद लक्ष्य, ठीक है, 1.25 गांवों का जो समूह होता है ना उसे बोला जाता है सपाद लक्ष्य, जो शाकंभरी और उसके आसपास का ही है, क्षेत्र के आसपास। तो सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्णकाल इन्हीं के समय माना जाता है, सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्णकाल इन्हीं के समय माना जाता है, ठीक है। दिल्ली के तोमर वंशी शासकों को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया, यह प्रश्न बना था। क्या दिल्ली के तोमर वंशी शासकों को किसने हराया, तो ये दिल्ली के तोमर वंशी शासकों को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। और देखो जो प्रश्न बना है टाबरों, वो ये है कि ये शैव मतानुयायी थे, ठीक है, ये शैव मतावलंबी थे, शैव मतावलंबी यानी कि ये शिव जी के भक्त थे, है ना। एक तो ये प्रश्न बना, और एक ये बना है कि इन्होंने 11 के दिन यानी एकादशी के दिन इन्होंने क्या किया है, एकादशी के दिन पशुवध पर रोक लगाई, पशुवध या बलि देने पर पशुवध पर रोक लगाई। वो भी शासक आप लोगों के विग्रहराज चतुर्थ ही है, वो भी विग्रहराज चतुर्थ ही है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो मैं नहीं आज चीज पहले भी बनाई, अब कैसे एग्जामिनर कैसे घुमा के पूछता है वो आप लोगों को मैं बताता हूं, ठीक है। अब विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया है, हरि के लिए नाटक लिखा है। मैं हर बार बताता हूं, हर बार जो है आप लोगों को पढ़ाता हूं, और हर बार ही मैं इस चीज को क्लियर करता हूं कि जो मतलब हरि के लिए नाटक है वो शिव जी के किरात रूप और अर्जुन के संवाद पर है। किरातार्जुनियन जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है हरि के लिए नाटक, तो उनका संवाद है। और हर बार बताता हूं कि शिव जी के किरात रूप और अर्जुन के ऊपर है। तो जब इस चीज का जिक्र आ जाए तो आप लोगों को ये प्रश्न बना था, तो आप लोगों को दिमाग वहां पे बहुत एक्टिव रखना है कि यहाँ पे क्या चीजें पूछी जाएगी। घुमा फिरा के पूछता है एग्जामिनर पढ़े कोई हलो, बहुत ज्यादा कंटेंट को नहीं है, जितो मैं देवा भी तो ही है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं देते हैं कंटेंट, तो मतलब जितने उनको पता है उतना पूछ लेते हैं वो। तो अपने क्या ध्यान रखना है, दिमाग पूरी तरीके से एक्टिव होना चाहिए, है ना। किरात रूप शिव जी के जिक्र हुआ है, तो यानी कि शिव से संबंधित कौन होगा पता चल गया। अब इनसे रिलेटेड और पूछ लेंगे, मान लो है आत्मप्रभा से रिलेटेड पूछ लिया, चंदन राज वाला, तो भी आप लोग दिमाग जो है इस तरीके से चलाना सीख लेना, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न जैसे चलता है ना, दिमाग पूरी तरीके से एक्टिव होना चाहिए। चलिए अब ध्यान रखो, एक तो दिल्ली के तोमर वंशियों को हरा दिया, है ना।
गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया है? ये प्रश्न भी बनेगा आने वाले टाइम। अब इनका नाम क्या है? बिशल देव भी है, तो बिशलपुर नगर और बिशल सागर झील बनवाई है इन्होंने। बिशलपुर नगर और बिशल सागर झील बनवाई है। और देखो इनका यश कितना था, यहाँ पे एक चीज कोटेशन कहा है किलहोर ने कि विग्रहराज हिंदू शासकों में एकमात्र व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो, किलहोर ने कहा है। किसने कहा है? किलहोर ने कहा है। ठीक है, किलहोर का कोटेशन है, ये याद रखना। नेक्स्ट आप लोगों का सवाल है, ये बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। 3500 बच्चे लाइव जुड़े हैं, क्या बात कर रहे हो। मुझे खुद भ्रम हो रहा है कि कहीं कल एग्जाम तो नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे कल एग्जाम हो। यदि आप लोगों को मैंने पढ़ने की लत लगाई है तो यानी कि मेरा काम सफल हुआ है। यानी कि एक शिक्षक का काम यही है कि वो विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति उसकी रुचि जगा दे, बस, है ना, ये रुचि जगा दे, यानी कि मेरा काम भैया सफल हो गया है। क्या रोज शाम को 3 से 4 हजार बच्चे लाइव जुड़कर पढ़ रहे हैं और क्लास जब 24 घंटे होने से पहले 50,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ लेते हैं इस शांति काल में, तो यानी कि मेरा काम तो भैया हो गया। देखो विग्रहराज का प्रसिद्ध दरबारी कवि पूछेंगे, सोमदेव था। कौन था? सोमदेव। सोमदेव की रचना थी ललित विग्रहराज। देखो सोमदेव ने लिखी है ललित विग्रहराज, लेकिन विग्रहराज ने खुद एक नाटक लिखा है जिसका नाम है हरिकेली नाटक। जिसका क्या नाम है? हरिकेली नाटक। सोमदेव ने क्या लिखी है? विग्रहराज लिखी है। ठीक है, सोमदेव ने क्या लिखी है? ललित विग्रहराज लिखी है। ठीक है, SLV, यह याद रख लियो, SLV। सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखी है। ठीक है ना, सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखी है। और इसके अलावा नरपति नाल भी इनके दरबारी कवि थे। और नरपति नाल ने फिर क्या लिखी है बताइए? विशल देव रासो। क्या लिखी है? विशल देव रासो। इसके अंदर राजमती नाम की एक नायिका है और विशल देव है, इनकी प्रेम कहानी, प्रेम प्रसंग। ठीक है, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आप लोगों के हरिकेली नाटक। पिछली बार भी मैंने आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाया था, यदि किसी को याद है क्लास तो देखो इसकी रचना स्वयं विग्रहराज ने की। इसमें शिव अर्जुन संवाद है। अब बताइए आप लोग ये प्रश्न, यदि आप लोगों ने ये क्लास देख रखी थी तो क्या गलत करके आ सकते थे? हूबहू लाइन होनी जरूरी नहीं है, लेकिन क्या गलत करके आ सकते थे? सीधा सेट ऑप्शन आप लोगों के सही हो रहा था, विग्रहराज चतुर्थ। यानी कि बहुत स्तरीय सवाल था ये। यहां पे मैं कह रहा हूं दिमाग खुला रहना चाहिए। शिव अर्जुन का संवाद है, किरातार्जुन जो रचना है उसके ऊपर ही लिखा गया है आपके अपने हरिकेली नाटक। ठीक है, हरिकेली नाटक से रिलेटेड और क्या पूछते हैं? इसकी पंक्तियां 2.5 दिन के झोपड़े पर लिखी हुई है और राजा राममोहन राय के स्मारक पे लिखी हुई है, जो कहा है ब्रिस्टल के अंदर, जो कहा है ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर है, वहां पे लिखी हुई है। ठीक है, दोनों जगह ये पंक्तियां उत्कीर्ण है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। और एक और कोटेशन जयानक ने कहा, जयानक की रचना कौन सी थी? बताओ भैया कमेंट करके। पृथ्वीराज विजय। कौन सी थी? पृथ्वीराज विजय थी, पृथ्वीराज विजय थी। विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने वाला या धारण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। ये कथन कहे थे किसने? जयानक ने कहे थे। उस समय उन्होंने जो देखा वो चीज उस तरीके से लिखी है। पृथ्वीराज विजय के अंदर जयानक लिखते हैं कि यदि अपने जो है विग्रहराज की जब मृत्यु हो गई उसके बाद में ये कवि बांधव की उपाधि कोई धारण नहीं कर सकता था, क्योंकि इनकी जितनी क्षमता किसी में नहीं थी। ये जयानक का कोटेशन है। पिछला कोटेशन वापस देखो, विग्रहराज हिंदू शासकों में एकमात्र व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। ये किलहोर्न का है, ये किलहोर्न का है और ये जयानक का कोटेशन है। दोनों ही कोटेशन आप लोगों को अलग अलग याद रखने हैं। ठीक है, अब विग्रहराज चतुर्थ में से एक भी सवाल गलत करके आने वाले आप नहीं, आप लोगों के पास में भैया पूरा का पूरा ज्ञान आ गया है। अब आप अच्छे से सवाल करके आओगे। ठीक है, अब आया आप लोगों के पृथ्वीराज चौहान, यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय आया है। अब देखो पृथ्वीराज चौहान 3, ये क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान 3। ठीक है, तृतीय है। इनसे पहले पृथ्वीराज जो अपन को पढ़ने थे वो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक था। अब इनके है, देखो माता इनकी कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी। ठीक है, मतलब ये तोमर वंश की थी। पिता इनके सोमेश्वर, पिता इनके सोमेश्वर। देखो सोमेश्वर की भी एक उपाधि ध्यान में रखना आप, ये उपाधि ही सोमेश्वर की आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो है प्रताप लंकेश्वर। प्रताप लंकेश्वर, ये उपाधि आप लोगों को
अपने सोमेश्वर की याद में रखनी। इन्हीं के नाम से पाली के पास में एक कस्बा भी बसा हुआ है। जन्म हुआ है 1166 में, जन्म हुआ है 1166 में अनहिल पाटन गुजरात के अंदर, अनहिल पाटन गुजरात के अंदर। ठीक है। पत्नी और प्रेमिका, अब यहां पे मैं पत्नी और प्रेमिका में आप लोगों के लिए अलग अलग लिख रहा हूं। पत्नी में आप लिखना इच्छिनी देवी, इच्छिनी देवी, और प्रेमिका में लिख लेना संयोगिता, प्रेमिका में लिख लेना संयोगिता। ठीक है। हाँ, अब संयोगिता की स्टोरी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की आवश्यकता है, और अब वो लेवल भी चेंज हो चुका है कि आप लोगों को बताने की आवश्यकता है। अपने सुभाष जी सर ने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद कराई है कि भाई नान्ने रन्नी मिलना सीजे वगैरह वगैरह, तो आप लोगों को लगभग सभी को ये स्टोरी पता है। तो आई डोंट थिंक कि अपने को इस स्टोरी के अंदर जाने की ज्यादा आवश्यकता पड़नी चाहिए, है कि नहीं। हाँ, तो देखिए अब मैं यहां से मतलब जो भी बात कहूं ना, किसी शिक्षक का यदि नाम लेके कराऊं तो यानी कि आप भले बिंदास कह सको, क्योंकि वे लगभग मेरा दोस्त ही है सब। ठीक है, हमारी व्हाट्सएप माते रोज ही बात हुए, तो एडो की कौन है ना। तो अपने यहां से तो मतलब भले के गुरु जी कई जना और गुरु जी आपके बारे में कह रहे थे सुभाष जी, बट कमेंट कर दी गुरु जी आपके बारे में गौरव सर ऐसा बोल रहे थे। तो मैं तो मतलब यदि किसी का नाम लेकर कह रहा हूं तो यानी कि ये समझ लेना कि उनकी मित्रता अच्छी ही है। तो भले ही बता दो कि कौन। सुभाष जी ने आज यूं भी डॉक्टरेट उपाधि मिली है या पीएचडी होगी, बधाई दे चुके मैं। ठीक है, चलिए सुभाष जी सर आपको यहाँ से ऑनलाइन भी बता दूं, बहुत बहुत बधाई हो आपको, अब डॉक्टर सुभाष चारण हो गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री देखो कदमवास, कदमवास। ठीक है, यानी कि इनका नाम है कैमास। क्या नाम है? कैमास। कदमवास या कैमास मुख्यमंत्री, इनके संरक्षक भी रहे हैं, इनके संरक्षक भी रहे हैं, ये भी याद रखना। ठीक है। सेनाध्यक्ष में याद रखो भुवनमल। क्या याद रखोगे? भुवनमल। एक गोविंद राज और थे, इनके और इनके भुवनमल के बनती नहीं थी। एक के मुच्छे बहुत तगड़ी थी, है ना, एक के मुच्छे तगड़ी थी, एक के मुछ नहीं आती थी, एक के मुछ नहीं आती थी। तो मतलब ये जो चिढ़ाते थे ऐसे, फिर बाद में इनके जो है गुत्थम गुत्थी हो गई। तो बाद में पृथ्वीराज चौहान गए हो भाई झगड़ो मत आपस में। तो क्या देखो, जब मोहम्मद गौरी से युद्ध के समय आया तो क्या अगर ये सामने आया तो मैं इसको मारूंगा, गौरी सामने आया तो गौरी को मारूंगा। फिर इनके लड़ाई भी हुई तो एक जने का दांत तोड़ दिया। ये नहीं पूछेंगे आप लोगों को, ठीक है। तोड़िया तो तोड़िया, किंग कौन। अब देखो उपाधियां याद करो पृथ्वीराज की। दल पुंगल, क्या है? दल पुंगल और राय पिथोरा, और राय पिथोरा, ये इनकी उपाधि थी। ठीक है, ये इनकी उपाधियां थी, दल पुंगल और राय पिथोरा। ये ध्यान रखना है, दल पुंगल यानी विश्व विजेता बोला जाता है ना, और राय पिथोरा यानी रण में पीठ नहीं दिखाने वाला। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। हालांकि अर्थ नहीं पूछेंगे, लेकिन ये उपाधियां पूछ सकते हैं। चाचा कौन थे भाई? चाचा अपरांगे, अपरांगे, और अपरांगे का ही एक मतलब क्या ध्यान रखना है, अपरांगे का ही पुत्र था, चचेरा भाई, उसका नाम क्या था? नागार्जुन। उसका नाम क्या था? नागार्जुन। तो इससे लड़ाई हुई थी बाद में। भाई कौन था? हरिराज। भाई कौन था? हरिराज। तो बाद में पृथ्वीराज चौहान के बाद में मोहम्मद गौरी ने जो है हरिराज को शासक बना दिया था, है ना। और घोड़ी, घोड़ी के बारे में किंवदंती है। मैं क्या कहूंगा? किंवदंती है। ये तो नहीं कहूंगा कि आप लोग भैया ये ओरिजिनल ही बात है, क्योंकि ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को जो घोड़ी मतलब युद्ध में मिली थी वो शादी ब्याह में नाचने वाली मिल गई थी। तो जैसे रणभेरी बजती तो नाचने लग जाती, तलवारों की आवाज आती तो नाचने लग जाती है। तो इसलिए जो है पृथ्वीराज चौहान युद्ध नहीं कर पाए। तो ये किंवदंतियां होती है। किंवदंतियां कैसे होती है? मैंने आपको कही, आपने आगे गई, आगे गई, तो कितने साल हो गए ऐसे ऐसे सुनते सुनते आई, तो बाद में मसाला कितना लग गया होगा, है ना। तो ये यही होता है। आज किसी को कोई बात कही है, वो कल भी मसाला लग के बढ़ जाती है। तो इतने सालों में तो बहुत मसाला लगा है। तो ये ध्यान रखो, ये चीजें जानकारियां ये बेसिक है, ये ध्यान रखो। ठीक है, चलिए भाई बढ़ना के आगे। हाँ, नाट्य रमा का शॉर्ट वीडियो भी दिया था आपको, 1 मिनट शो। चलिए अब देखो, पृथ्वीराज चौहान अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की उम्र में ही शासक बन जाते हैं। 11 वर्ष की उम्र में ही ये शासक बन जाते हैं। अल्पायु शासक है। तो कैसे बने हैं? इनको कहेंगे अल्पायु शासक। तो संरक्षक कौन हुए? तो इनके संरक्षक जो बने हैं वो कैमास बने हैं। संरक्षक कौन बने हैं? कैमास बने हैं। और
कर्पूरी देवी ने इनको, मतलब इनकी कर्पूरी देवी के देख रेख में इन्होंने इस प्रारंभ में शासन किया है। देखो, शासक बनने के बाद सबसे पहले गुड़गांव में 1178 में नागार्जुन का दमन किया है। नागार्जुन कौन था बताने की आवश्यकता नहीं है, अभी बताया आप लोगों को, चचेरा भाई। ठीक है, चचेरा भाई। अब देखो, जब कोई शासक बना है, पहले राजा महाराजाओं में बहुत चलता था कि कोई शासक बना है तो फिर सबसे पहला खतरा जो है वो चचेरे भाई और इनसे होता था, क्योंकि शासक बनने की इच्छा सबकी, शासक बनने की इच्छा सबकी। तो पृथ्वीराज है वो पहला के काटो, चचेरे भाई रोई काटा, नागार्जुन का मतलब इनसे जो है दमन किया है इसका। ठीक है, फिर 1182 में भंडानक होते थे। एक भंडानक कैसे होते थे? लूटपाट करने वाली एक जाति होती थी। लूटपाट मतलब, आप लोगों ने बाहुबली पिक्चर देखी ना, बाहुबली के अंदर जैसे ही वो बाहुबली ऐसे पानी पीने जाता है तो लाश निकल के सामने आती है ना। फिर वो कहते पिंडारी, पिंडारी। फिर वो जो है बाद में पता चलता है, फिर बाद में देवसेना उसको वही मिलती है उस लड़ाई के बाद में, है ना। तो इसी तरीके से पिंडारी जैसे होते थे वैसे भंडारक भी होते थे। तो भंडारकों का दमन किया है 1182 ईस्वी में, भंडारकों का दमन किया है। और इस चीज का उल्लेख जो है, इसका उल्लेख जो है वो जिनपति सूरी ने, जिनपति सूरी ने अपने ग्रंथों में किया, सूरी ने अपने ग्रंथों में किया है। ये प्रश्न इस बार पूछा था, जिनपति सूरी ने अपने ग्रंथ में किया है, ये प्रश्न पूछा था। 1182 के अंदर ही महोबा का युद्ध हुआ है और इस महोबा के युद्ध को तुमुल का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तुमुल का युद्ध भी इसे कहा जाता है। ये किसके साथ में लड़ा है? ये चंदेल शासक परमर्दी देव के साथ लड़ा है। चंदेल शासक परमर्दी देव, चंदेल शासक परमर्दी देव के दो बहुत शक्तिशाली सेनापति हुए जिनका नाम था आला उदल। जिनका नाम क्या था? आला और उदल। ठीक है, आला और उदल। अब आला और उदल जो है परमर्दी देव से नाराज हो गए थे और चले गए थे छोड़कर। ठीक है, इनको जो है निकाल दिया था शासन ने। लेकिन जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने इन पर आक्रमण किया तो आला उदल जो है अपने स्वदेश की रक्षा के लिए ये फिर से आए कि भैया हमें तो लड़ना पड़ेगा, परमर्दी देव करियो जो करियो किंग कौन। तो ये जो है लड़े हैं, बहुत तबियत से लड़े हैं और फिर युद्ध भूमि में खेत आ जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान जीत तो जाता है। लेकिन बुंदेलखंड के अंदर आज भी आला और उदल के नाम के गीत गाए जाते हैं और कहा जाता है कि 12 बरस कुकर जिए 13 बरस सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार के बोलो तारा। इस तरीके से गीत बजते हैं वहां, है ना। यानी कि 12 बरस कुकर जिए, कुत्ते की आयु 12 वर्ष, 13 बरस सियार की आयु होती है, बरस 18 क्षत्रिय जिए। यानी कि उस समय युद्ध बहुत ज्यादा होते थे कि 18 बरस जो है क्षत्रिय जी लिया तो मतलब जी ली सारी जिंदगी। ठीक है, क्योंकि फिर युद्ध होंगे और खेत आना पड़ेगा, काम आना पड़ेगा, तो फिर बरस 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार है। इस तरीके से इन्हीं के ऊपर जो है ये कहावत चली है। ठीक है, चलिए फिर ध्यान रखना, गुजरात के भीमदेव से भी जो है नागौर के युद्ध में संघर्ष हुआ है। ठीक है, नागौर के युद्ध में संघर्ष हुआ और भीमदेव से संघर्ष के बीज जो इनके बीच में पड़े थे वो इच्छिनी देवी से विवाह को लेकर पड़े थे। वो इच्छिनी देवी से विवाह को लेकर पड़े थे और इच्छिनी देवी ही वह रानी है जिसने जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी ले जा रहा था तब जो है युद्ध भूमि में लड़ने गई थी और यवन तीर से मारी गई थी। ये भी पढ़ने में आता है। ठीक है, चलिए ये स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चला गया। अब आए भैया तराइन के युद्ध। तराइन के हुए हैं भाई 2 युद्ध। तराइन के 2 युद्ध हुए हैं। तराइन का मैदान वर्तमान स्थिति अब देखोगे तो कहां है? हरियाणा में। कहां पे है? हरियाणा में। तराइन के युद्ध में सामने वर्सेस यानी कि सामने विपक्ष में कौन था? मोहम्मद गौरी था। कौन था? मोहम्मद गौरी। अब देखो आप लोगों के साथ में तो भैया हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन मैं जब टाबर था, बच्चा था, तो जब इतिहास में पहली बार मोहम्मद गौरी आया तो मैं कि यार कैसा पृथ्वीराज चौहान छोरियों से लड़ा था, ऐसा सोचता। क्यों? गोरी है कलैया, उस समय ये गीत भी बहुत चलता था। मैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतना कह छोरियों से लड़ा पृथ्वीराज चौहान है। फिर बाद में पता चला कि मोहम्मद गौरी तो आदमी था। जब थोड़ी सी अक्ल आने लगी फिर पता चला कि भाई छोरी कौन हो, इन नाम गोरी राख दियो ने। तो अपार के दिमाग टाबर बुद्धि इतनी है बी टाइम दिमाग इतने चले गए भाई
वो गौरी नाम सॉरी लड़को रे पृथ्वीराज चौहान। लेकिन बाद में फिर पता चलने लगा कि भाई मोहम्मद गौरी तो शासक था, है ना, आदमी था। तो मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ है। अब इसमें जो पहला तराइन का युद्ध हुआ है वो 1191 में हुआ है। कब हुआ है? 1191। और दूसरा जो हुआ है वो अगले ही साल 1192 के अंदर होता है। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारता है। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारता है। इस युद्ध की जो जानकारियां है, इस युद्ध की जानकारी जो है वो एक तो मिलती है आपके पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो के अंदर मिलती है, ठीक है, पृथ्वीराज विजय के अंदर मिलती है, पृथ्वीराज विजय के अंदर मिलती है, ठीक है। और बाकी जो है आप लोगों के यवन जो इनके मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे उनकी रचनाओं में भी मिलती है। अब देखो स्टोरी सुनो, थोड़ी सी स्टोरी। अब अपने ये वाली स्टोरी काम की नहीं है, जो संयोगिता वाली स्टोरी है ना वो काम की नहीं है। अपने काम की कौन सी है स्टोरी? काम की स्टोरी है अपने तराइन के युद्ध वाले। तराइन के युद्ध के समय क्या हुआ कि जैसे ये अरब यवन से आते हैं, अरब से आते हैं, और ये जैसे 1191 में हमला करता है, पृथ्वीराज चौहान के पास में बहुत तगड़ी सेना थी। तो पृथ्वीराज चौहान और इनके तराइन के मैदान के अंदर जैसे युद्ध होता है तो पहले ही वार में राजपूतों का बहुत खतरनाक वार होता है और ये जो है पिछड़ने लग जाते हैं, ठीक है, ये पिछड़ने लग जाते हैं और पहले ही वार के अंदर इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ा। और इसी समय वो इंसिडेंट भी होता है जो मैंने कहा था ना दांत तोड़ने वाला, वो भी इंसिडेंट इसी समय होता है। तो बस फिर मतलब इनके सेनापति भी बहुत तगड़े थे और सेना भी बहुत अच्छी खासी थी। लेकिन यहाँ पे पहले युद्ध में फिर मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। लेकिन अपर एक है, अपर राजस्थानी हो जाए चाहे भारतीय हो जाए, तो मतलब ये अपन कोई सफलता मिल गई नहीं तो अपन सेलिब्रेट करने लग जा, अपन हो हमने हरा दिया, ये जय हो, लो भाई दरुड़ो, लो भाई पिया, यूं कर सेलिब्रेट करने लग गया, यानी कि मदिरा के सेवन में, और सभी जो हो गए व्यस्त। इधर मोहम्मद गौरी हार कर गया है, वो वहां पे फिर वापस तैयारी में जुट गया कि भाई हार के आया हूं, फिर से तैयारी में जुट गया वो, और फिर से सेना लेकर अगली साल आ गया। अब यहाँ पे अपने तैयारी मौज मस्ती चल रही थी कि हमने तो भैया हरा दिया विदेशी आक्रांतों को भी, हमने ज्यादा तैयारियां की नहीं, असला बारूद अपने कोई तैयार की नहीं। दूसरी बार वापस आ गया, फिर पता चला कि अरे मोहम्मद गौरी वापस आ गया, अरे क्या बात है। तो पृथ्वीराज चौहान के पास में कॉन्फिडेंस पहले से था कि मैंने पहले से आरएस मेंस निकाली हुई है, फिर से निकाल दूंगा, अभी पढ़ने की क्या जरूरत है। अपन ने तैयारी बहुत की है और सालों की हुई तैयारी ऐसी खराब थोड़ी जाती है, चाहे कैसा ही आरपीएससी पेपर बना देना अपन तो छोड़ देंगे। तो वही ओवर कॉन्फिडेंस पृथ्वीराज चौहान को भी उस समय हो गया और फिर आ डटे मैदान में। अब मैदान में आ डटे, लेकिन यहाँ पे जो है कूटनीति से काम लिया मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान कहे कि चलो लड़े, मोहम्मद गौरी कहे नहीं नहीं मैं लड़ने खातिर थोड़ी आया हूँ। अरे महाराज कैसी बात है, तो हम लड़ने खातिर नहीं आया हो तो क्या लापी खाने आया तू? तो क्या नहीं, मैं तो मेरे भाई का भेजा हुआ दूत हूँ, सेनापति हूं मैं, तो मेरे भाई के पास में संदेश भेजूंगा, भाई कहेगा कि भाई लड़ना है तो लड़ेंगे, भाई कहेगा नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे, अपने कहां लड़ना जरूरी है, अपन दोनों भाई भाई है, यहाँ घर पटा दियो। और ये संदेश लेकर आया था कि वह मुल्क नाम का एक उनका दूत आया यहाँ पे कि भाई ये कहा है पृथ्वीराज अपने मोहम्मद गौरी ने कि हम तो जो है ऐसे ही बैठे हैं, टपड़ियों ग्राम है तो शब्द बड़े टपड़ियों करा रही। पृथ्वीराज चौहान के की कौन, डर गए भाई को भेजेंगे, दूत भेजेंगे, जाएगा भैया गजनी जाएगा, वहां से जो है संदेश लेकर आएगा, समय लगेगा, ठीक है, अपने वापस से पार्टियां स्टार्ट करो। और फिर इसने क्या किया, इसने हमला किया रात के समय, जब सुबह जो है सेना जो है अपने नित्य कर्मों में लगती है, उस समय इन्होंने हमला किया। तो उस समय जो है फिर ये वार को झेल नहीं पाए और इसी समय जो है अपने राजपूत सेना जो है पृथ्वीराज चौहान की सेना यहाँ पे पीछे मतलब हटना पड़ता है, मतलब हार जाती है। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान हारते हैं। अब कई इतिहासकार ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के वहां ले जाए गए, जो पृथ्वीराज रासो के अंदर भी लिखा है ना। फिर वो कहते हैं कि 3 बार 24 गज अंगुल प्रमाण था, ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, ऐसा कहा। और फिर पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाया और उसको मार दिया मोहम्मद गौरी को, और फिर बाद में एक दूसरे को कटार मार के खुद भी खत्म हो गए। तो एक तो ये थ्योरी पढ़ने में आती है, एक थ्योरी ये है कि ये हुआ ही नहीं, कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध भूमि में ही मारे गए। और ये थ्योरी जो पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखी गई है, यदि ये सच है तो फिर 1194 में चंदावर का युद्ध कैसे लड़ा इन्होंने जयचंद से, मोहम्मद गौरी ने जयचंद से
चन्नावर का युद्ध लड़ा है बाद में। ठीक है, अच्छा इस दरमियान ये भी याद रखो, संयोगिता के पिताजी थे जयचंद गैडवाल, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। वैसे पृथ्वीराज चौहान के मौसेरे भाई थे, इन्होंने साथ नहीं दिया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने इनकी छोरी जो संयोगिता थी उनसे उसको भगाकर शादी की थी। अब वो कैसे की वो सब आपको पता है, वो पूछी नहीं जाती चीजें एग्जाम में। ठीक है, ये स्टोरी आप लोगों को पता है। अपने ध्यान क्या रखनी है, तराइन के युद्ध वाली ध्यान रखनी है। समझ आ गई बात? चले फिर से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, स्टोरी समझ आ गई बढ़िया तरीके दिमाग में? ठीक है, चलो भाई देखो, अब तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज की सेना को धोखे में रखा और सुबह तड़के हमला करने से राजपूत सेना संभल नहीं पाई और हार का मुंह देखना पड़ा। सिरसा के पास से पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर कैद कर लिया गया, ये पूछा जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां से ये चीज ध्यान रखनी है। फिर देखो तराइन के युद्ध के परिणाम जो है, इनके विभिन्न जो है अलग अलग क्या मत आते हैं सामने, जो मैंने आपको कहा बहुत सारे अलग अलग मत आते हैं। तो देखो पृथ्वीराज और गौरी ने सम्मिलित शासन किया, ये भी कहते हैं, कई जने कहते हैं कि इन्होंने सम्मिलित शासन किया और इन्होंने सिक्के भी चलाए बाद में, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी का चिन्ह है और एक तरफ मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ है, जो ये इसने मोहम्मद गौरी ने लिखवाया है। ऐसे भी जिक्र मिलता है, ये कहा है शर्मा जी ने। किसने कहा है? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। किसके अनुसार है? गोपीनाथ शर्मा। शब्द भेदी बाण द्वारा मोहम्मद गौरी को मार दिया, ये किसने कहा? चंद्रबरदाई ने कहा पृथ्वीराज रासो के अंदर। किसमें कहा? पृथ्वीराज रासो के अंदर। और फिर ये कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो में ऐसा ऐसा इंसिडेंट, कई जने कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो में, फिर ये लिखा कैसे जब एक दूसरे को कटार घोप के मर गए थे, तो फिर कहते हैं कि इनके पुत्र जो जलन था उसने जो है ये पूरी की। पृथ्वीराज को कैद किया और अंत में मरवा दिया, ये कहता है हम्मीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी का है। हम्मीर महाकाव्य में ये जिक्र है। पृथ्वीराज को भागते हुए पकड़कर मरवाया, ये कहते हैं फरिश्ता और मिनाजुल सिराज। ठीक है, ताजुल मुआसिर और जो रचनाएं हैं जिनके अंदर इसकी जिक्र मिलता है, फरिश्ता कहता है और मिनाजुल सिराज कहता है कि भाई भागते हुए को पकड़कर मरवाया था। और गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया, वही मृत्यु हो गई, ये कहा है अबुल फजल। देखो इतिहासकारों के अंदर कितना मतभेद है, इतिहासकारों में कितना मतभेद है, और ये मतभेद अपने लिए समस्या करता है। समस्या ये करता है कि सीधी सीधी स्टोरी याद करनी होती तो क्या कर लेते कि युद्ध हुआ, हार गए, छुट्टी। लेकिन हारने के बाद की चीजें पूछी जाती है, और चीजें जो है आरपीएससी इस लेवल पर जाकर पूछ सकती है, इस लेवल पर जाकर पूछ सकती है। नेक्स्ट लेवल है कि भाई गोपीनाथ शर्मा का मत, पृथ्वीराज रासो का मत, हम्मीर महाकाव्य, मिनाजुल सिराज और अबुल फजल, तो ये सारे मत मैंने आप लोगों को करवा दिया है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर देखो तराइन युद्ध के परिणाम क्या? तराइन युद्ध के परिणाम, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी ले जाया गया, जहां पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण से गौरी को मार दिया। ठीक है, ये बताइए अभी मैंने। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी ने कुछ समय तक साथ में शासन किया, ये भी बता दिया। ठीक है, फिर इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी है। अब देखो, अब कई जने कहते हैं कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था, तो फिर मुस्लिम साम्राज्य की नींव कैसे रखी? इसके बाद में गुलाम वंश आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह वो सब आते हैं, गुलाम वंश की नींव ही रख दी इन्होंने यहाँ। और पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, ये भी ध्यान रखो। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज को अजमेर का शासक बनाया था, अजमेर का शासक बनाया था हरिराज को। फिर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में जो है किसे शासक बनाया? फिर पृथ्वीराज चौहान के पुत्र को बनाया था। ठीक है, फिर बाद में, है ना। और गोविंदराज को फिर कहां का शासक बनाया था? पृथ्वीराज चौहान का पुत्र जो है गोविंदराज, फिर वो बाद में कहां का शासक बना? रणथंभौर का। तो यहाँ पे जो है हरिराज शासक बना दिया था इधर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है टावरों, अब देखो इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच 18 युद्ध हुए हैं। 17 में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ है और एक में हारा है। एक में हारा है, वो तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है कि भाई 17 में तो विजयी हुआ है और एक में हारा है ना। मुख्य रूप से 2 युद्ध हुए हैं बड़े तराइन का, प्रथम और द्वितीय। अब विभिन्न ग्रंथों में मोहम्मद गौरी की हार का उल्लेख है, अलग अलग है। ठीक है, ये भी अलग अलग है कि हम्मीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार हराया है, पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार हराया है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार हराया है, और प्रबंध चिंतामणि के अनुसार मैरुतुंग कहता है कि 23 बार हराया है। क्या 23 बार हराया है? अब इसमें भी मतभेद, कि इसमें भी मतभेद। अब देखो, ये मत कहना कि गुरुजी
इस लेवल पे जाकर पढ़ना पड़ेगा क्या, ये तो सवाल आप लोगों को खुद से पूछना है। क्यों पूछना है, क्योंकि आरपीएससी अब आप लोगों के अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ रही है और कर्मचारी चयन बोर्ड भी अनुसरण कर रही है, ठीक है, कि ग्रेड 3 वालों का पेपर तो कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा, तो वो भी पूछ सकती है। अब पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान भी याद रखो साथ साथ में। दरबारी विद्वान कौन है, चंद्रप्रदाई, जयानक, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप और विद्यापति गोड़। इनमें से ही पूछेंगे, इनमें से बाहर नहीं पूछेंगे, इनमें से बाहर नहीं पूछेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, अब आए ये भैया सिक्के। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को सिक्के बताने वाला हूं। एक तो पृथ्वीराज चौहान के सिक्के बता रहा हूं, एक आपको विग्रहराज चतुर्थ के बता रहा हूं। ये विग्रहराज चतुर्थ के हैं, अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के काल के। इसमें क्या ध्यान रखना है कि धनुषधारी राम, देखो ये यहाँ पे चित्र दिख रहा है आपको, धनुषधारी राम, और देवनगरी में श्री राम पीछे की तरफ लिखा है श्रीमद विग्रहराज देव, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल आएगी, लेकिन ये व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है और इसको तो पढ़ने में बिल्कुल ही मुश्किल आने वाली है। इसमें क्या है, अब ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह को डिस्क्राइब किया है कि ये इस तरीके का चिन्ह है कि घोड़े पे बैठे हुए सवार। ठीक है, ये यहाँ पे फिर वापस, और इसके चारों तरफ जो ये लिखी हुई है यहाँ पे भाषा, वो इस तरीके से है। वो क्या है, असावारी समानता देवा। ठीक है, असावारी समानता देवा, ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों को कि क्या इस तरीके से आप लोगों को पूछा जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान के समय के आप लोगों को ध्यान रखना है, सिक्के पे पूछा जा सकता है नेक्स्ट लेवल। तो ये सिक्के जो है पीडीएफ शेयर करूंगा, जब अच्छी तरीके से देख लेना। बस ये सिक्के ध्यान रखो। बाकी अजय प्रिय दम्मस वाले किसके हैं, चांदी के सिक्के, वो अजय राज ने निकाले थे, है ना। सोमलवती के नाम के भी सिक्के निकाले थे, तो ये चीज अपन ने पढ़ ली है। ठीक है टाबलो, इसी के साथ अपने शाकंभरी के चौहान और अजमेर के चौहान कंप्लीट पूरे हुए। ठीक है, अब अपने बचे क्या, अपने बचे हैं अब रणथंभौर के चौहान बचे हैं, गोविंदराज से शुरू करेंगे। जालोर के चौहान बचे हैं, कीर्तिपाल से शुरू करेंगे। और हड़ौती के चौहान बचे हैं, हड़ौती में बूंदी और कोटा दोनों के चौहान पढ़ने हैं, और उसी के साथ चौहान वंश समाप्त। यानी कि सोमवार को अब नेक्स्ट क्लास आएगी आप लोगों के एकलव्य बैच की, है ना। तब जो है आप लोगों को मैं ये जानकारी, मतलब ये वाली, फिर वापस आप लोगों को सोमवार को ये चौहान वंश हो जाएगा कंप्लीट। देख लो कितनी स्पीड से शानदार चल रहे हैं। अब ये जो 2 दिन बचे शनि रवि, ये स्पेशली आप लोगों के लिए वैकेंट रखे हैं। ये रखे इसलिए कि सोमवार से लगा के और शुक्रवार तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। और फिर क्या होता है कि हर सप्ताह का मैटर बढ़ता जाता है, तो रिवीजन के लिए ये रखा गया। साथ ही साथ आप लोगों को आपका विद्यालय विषय भी पढ़ना होता है, तो ये गैप मैं इसीलिए रखा है ताकि मुझे भी थोड़ा सा जो है रिफ्रेशमेंट मिले, आप लोगों को भी पढ़ने की एक, मतलब जितना जो जहां जरूरी है गैप वो होना चाहिए। तो इससे क्या है कि अपने, मतलब इससे इसके प्रति आप लोगों का लगाव रहता है। ये चीजें बहुत सोच समझ के की गई है अपने यहाँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का इसके प्रति चाव भी रहे, इंतजार भी रहे। क्योंकि इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, और जीजीडी की क्लास का भी यदि इंतजार किया जाए तो फिर मजा ही आता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।